पूजनीक आराध्य देव का मैं जयकारा बुलवाऊंगा। बोलिए लक्ष्मीनाथ बाबा की, बुद्धगिरी महाराज जी की, अमृतनाथ महाराज जी की। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, इंदौर से आए हमारे अतिथि आदरणीय राजयिक फारसीवाला जी, हमारी पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष मनोज जी बाटड़, आदरणीय हरिराम जी रीणवा साहब, आदरणीय रतन जलधारी जी, आदरणीय गजानंद कुमावत जी, श्रीमान महेश जी, श्रीमान बाबू सिंह जी बाजोर, श्रीमान अनिल धीवा जी, श्रीमान रामावतार जी, राजेश जी, रोलन साहब और कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्रवण जी चौधरी साहब, मंच पर और सामने विराजमान समस्त जन प्रतिनिधिगण, मेरे साथी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों। वैसे कई वक्ताओं ने अपनी बात आप सबके सामने रखी और भाषण देने का काम तो उनका है जिन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आप सबके सामने रखी। जो बात आ गई है उसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैं जब अभी आया तो यहाँ पर एक महात्मा जी के आश्रम में हम लोग रुके। तो आश्रम के जो महात्मा थे उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फतेहपुर का कुछ करो, फतेहपुर का कुछ ऐसा करो कि विकास इनको भी मिल सके। मन में चिंता तो हुई मुझे भी कि भाई फतेहपुर का विकास इतना क्यों नहीं हो पाया। खैर, मैं कुछ विषय आपके सामने 3 बातें रखूंगा विशेष रूप से। देखिए, एक बात आप सोचिए, कई सरकारें आपने देख ली, कई राज आए, कई राज गए, आपने बहुत अनुभव लिया है। अपने में कई लोग पुराने बैठे हैं जिनके बाल भी सफ़ेद हो गए और कईयों के बाल उड़ भी गए। वो सब ये देख रहे हैं कितने राज आपने देखे, लेकिन क्या परिवर्तन नजर आता है क्या आपको? देखिए, 2014 से पहले के भारत की ओर देखिए। 2014 से पहले आप अखबार उठा करके देखते थे तो आपको कभी तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कितना 2,36,000 करोड़ का घोटाला, कभी आता था पनडुब्बी घोटाला, कभी आता था चारा घोटाला, कभी आता था बोफोर्स स्कैम, कभी आता था जीप घोटाला, और घोटाले ही घोटाले अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। और जब से 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कोई घोटाला सुनने को मिला है क्या? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं कि पहले जो घोटाले होते थे और अब घोटाले नहीं हो रहे हैं, तो फर्क तो नजर आना चाहिए ना? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पहले एक महाराष्ट्र के, जहां से आपके ही पड़ोसी, मध्य प्रदेश के पड़ोसी, महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। उन्होंने खुलेआम कहा था
कि घोटाले घोटाले होते रहेंगे, चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है, जब चुनाव आए तो अपनी पगड़ी इनके पैरों में रख दो, ये तो आशीर्वाद दे देंगे। क्या देना चाहिए? अब आप एक विचार करो, जब घोटाले होते हैं, ये पैसा किसका था? कभी सोचा है आपने पैसा किसका था? मैं बताता हूं आपको। देखिए, सरकारें चलती है या जो कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है या सड़कें विकास के काम होते हैं, ये सब पैसा आपका है। आपने साड़ी खरीदी, साड़ी का पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, जो आपने पेमेंट किया वही पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। आपने जूते खरीदे, जूते की पूरी कीमत दुकानदार को आपने दी, उसमें टैक्स शामिल था, जो आपकी जेब से गया वो सरकारी खजाने में जाता है। आपने पैंट खरीदी, आपने चश्मा खरीदा, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कार खरीदी, कुर्सी खरीदी, जो कुछ भी आपने खरीदा उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, जो दुकानदार ने आपसे वसूला, और वो दुकानदार सरकारी खजाने में जमा कराएगा, वो पैसा आपका था। आप भूल जाते हो क्या? अरे आपका पैसा था, क्योंकि साड़ी सबको खरीदनी पड़ती है, कपड़े सबको खरीदने पड़ते हैं, जूते, चश्मा, पेन, डायरी सबको खरीदनी पड़ती है। और जब आपने टैक्स का पैसा जमा कराया और उस पैसे में कोई घोटाला करे तो आपको माफ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। अरे एक 10 रुपया कम हो तो टिकट देता है क्या टिकट देने वाला? नहीं देता। आपका 10 रुपया नीचे गिर जाए, उठाते हो कि नहीं उठाते? अरे जो करोड़ों का घोटाला कर गया, आपके गाड़े पसीने के पैसा जो आपने सरकारी खजाने में जमा कराया और उसको जिसने लूट लिया, उसको माफ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। और यदि माफ करोगे तो जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, जो भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ईमानदारी से राज कर रही है, ईमानदारी से सेवा कर रही है, उनके मन में क्या आएगा? यही आएगा कि मैं क्यों मरूं, क्यों गर्मी में घूमूं, क्यों मैं इनकी चिंता करूं, क्यों विकास के काम करूं, क्यों भ्रष्टाचार रोकूं। ये तो जनता भूल जाती है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा था ये जनता तो भूलने वाली हो, कांग्रेस का था वो। उसने कहा घोटाले किए जाओ, चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है। तो भाई, जो सेवा करता है उसको तो शाबाशी नहीं दो, और जो सेवा नहीं करे और वो अपने सापा पगड़ी आपके पैरों में रख दे, उसको शाबाशी दे दोगे तो सेवा करने वाला सेवा करेगा क्या? वो भी कहेगा क्यों करूं, इसके तो पगड़ी मुझे भी रखना आता है, इनके तलवे चाटना मुझे भी आता है। तो ये भेद आपको करना होगा। जो सेवा करे उसको तो शाबाशी दो, जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ो। तब कंपटीशन होगा इस बात का कि मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे। मैं कोशिश करूं कि उससे अधिक सेवा मैं करूं, और मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा सेवा करे। तो कंपटीशन किस में कराना? अधिक सेवा कौन करे। जब कंपटीशन इसमें होगा तो देश का भला होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो इतने धीरे बोलते हो। अरे भाई, जो घोटाले करते हैं उसके कान मरोड़ने चाहिए ना, मरोड़ने चाहिए। तो अब यदि कोई घोटालेबाजों वाला कोई आए आपके बीच में वोट मांगने के लिए, तो कान मरोड़ोगे क्या?
कान मरोड़ने का मतलब वास्तव में कान मरोड़ना नहीं होता है, उसे पूछताछ करनी पड़ती है कि भाई लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया और तुम्हारे लोगों ने बर्दाश्त किया, तुम्हारे लोगों ने घोटाले किए और यह ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। भाई तुम किस मुंह से आ रहे हो वोट मांगने के लिए? तुम्हें क्या हक है? जो घोटाले 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 रोजाना घोटाले पढ़ने को मिलते थे, अब घोटाले नहीं मिल रहे हैं, अब हो रहा है विकास। आपको मालूम है पहले 36 प्रकार के टैक्स लगते थे। अपने बीच में कई व्यापारी भी बैठे होंगे, उनको पता है कि एक सेल टैक्स का इंस्पेक्टर आ जाता था दुकान में तो आप उसके लिए पलक पावड़े बिछाते थे। जितना उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं करो, उससे ज्यादा उस सेल टैक्स इंस्पेक्टर का आप स्वागत करते थे। उसकी तरफ पंखा मोड़ते थे, उसको अच्छी गादी पे बिठाते थे, ठंडा मंगाते थे, उसको कुछ दान दक्षिणा भी देते थे, डरते थे। और मोदी जी ने क्या किया? सारे टैक्स 36 प्रकार के टैक्स को मिटा करके एक जीएसटी लगा दिया और एक जीएसटी लगाकर व्यापारी को मुक्त कर दिया, चिंता मुक्त कर दिया। पहले 36 प्रकार के टैक्स में से कोई चूक जाता तो वो पेनल्टी सहित आता था राजा बन करके और वसूली करके जाता था पेनल्टी लगाकर। अब मोदी जी ने ये सब समाप्त कर दिया और उस जीएसटी में भी इतना फायदा दे दिया, इतना फायदा दे दिया कि जो दैनिक जीवन में जो वस्तुएं आपको चाहिए वो सब अभी दीपावली से पहले सस्ती कर दी। सुबह उठते हो टूथपेस्ट चाहिए वो सस्ता हो गया, बहनों को कॉस्मेटिक सामान चाहिए वो सस्ता कर दिया, चप्पलें सस्ती हो गई, कपड़े सस्ते हो गए, चश्मा सस्ता हो गया, साइकिल सस्ती हो गई, कार सस्ती हो गई, ये सब सस्ते हो गए। ये सस्ते हुए हैं और अभी अभी मालूम पड़ गया होगा दीपावली से पहले सबसे ज्यादा खरीदी इस बार हुई है। तो ये सब पैसा मोदी जी कहां से लाए? अपने घर से तो लाए नहीं, वो तो गरीब परिवार से थे। वो सब पैसा बचाया, इन चोरों से बचाया। जो बिचौलिए थे ना, राजीव गांधी कहता था मैं 1 रुपया भेजता हूं, जनता के जेब में 15 पैसा आता है और 85 पैसा बिचौलिए वो खा जाते थे। और मोदी जी ने उन बिचौलियों का ये बंद कर दिया। अब पूरा रुपया भेजते हैं, पूरा रुपया आपके खाते में आता है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। हाँ, तो पूरा का पूरा पैसा आता है। तब फिर फायदा जनता को देने की भावना उनके मन में आई कि जब पैसा पूरा बच रहा है, बिचौलियों को खाने नहीं दे रहा है, तो वो पैसा विकास में आ रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली पूरी मिल रही है, रेलों का विस्तारीकरण हो रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी रेलों का हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। यही नहीं, पहले बाहर से खरीदते थे शस्त्र, अब सब कुछ हिंदुस्तान में निर्माण होने लग गया। तो ये सब कोई जादू के डंडे से नहीं हुआ, ये चोरी रोकने से हुआ। ये बात आप सबको ध्यान में रखने की जरूरत है और ये आप ध्यान रखोगे और कंपटीशन सेवा में करवाओगे तो फिर जनता का भला ही भला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मोदी जी ने एक काम और किया। वो क्या किया कि हिंदुस्तान का विकास तभी है कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया। भारत में आओ, हमारे जो भी निवेशक हैं जो बाहर है दुनिया के किसी देश में, उनको कहा कि भारत में आकर के उद्योग लगाओ और भारत में उद्योग लगेगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ का धन हमारे हिंदुस्तान के विकास में काम आएगा। और यही कारण है कि मोदी जी ने ये अब एक नारा दिया है, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। तो आप सबका भी आह्वान मोदी जी ने किया है और वो ये किया है
उद्योगपतियों को तो कहा कि आप ऐसा माल तैयार करो जो दुनिया में कहीं भी अच्छे से अच्छा माल मिलता है, वो माल हम हिंदुस्तान में तैयार करें, भारत में तैयार हो, भारत के मजदूरों का पसीना का पैसा उसमें लगा हुआ हो, मार्केट भी भारत की जनता है, तो वो पूरा का पूरा पसीने का पैसा भारत के विकास में काम आना चाहिए, वो विदेश में नहीं जाना चाहिए। ये मोदी जी ने आह्वान किया है। तो ऐसा माल तैयार करो। हमारे व्यापारियों से आह्वान किया कि वो माल आप बेचो, और हम सब का आह्वान किया है कि आप हिंदुस्तान में बना हुआ माल खरीदो। कोशिश ये करो कि हमें वही चीज मिले जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। जब कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहां उद्योग लगने लगे हैं, तो वो भारत का माल है, वो माल खरीदो, तो निश्चित रूप से भारत का माल भारत में रहेगा, भारत का धन भारत में रहेगा। कभी कोई ट्रंप हमको धमकी नहीं दे सकता, कभी कोई दुनिया का कोई देश हमारे तरफ कुदृष्टि नहीं देख सकेगा। ऐसा काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। एक बात मैं आपसे कहूं, आप सोचते हो कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं एक नहीं करूं बाकी कर लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। और जहां चोरी होती है उसको यदि आप बर्दाश्त करोगे तो चोर का हौसला बढ़ेगा और ईमानदार डरेगा। एक बात आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप यहां बैठे हो अपने घर में और खिड़की खुली हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। खिड़की में से आप देख रहे हो कि एक गुंडा एक रास्ते चलती बेटी को, बच्ची को छेड़ रहा है, और आप अपने घर की खिड़की बंद कर देते हो, क्योंकि आप तो सीधे साधे हो, आप तो भोले भाले हो, अच्छे भले आदमी हो, और अपनी खिड़की बंद कर देते हो। तो ये कोई भला आदमी, भलापना है क्या? ये भलापना नहीं है। यदि आपने खिड़की बंद कर दी तो वो गुंडा और बड़ा गुंडा बनेगा, और आपने हिम्मत नहीं दिखाई तो पड़ोसी भी हिम्मत नहीं दिखाएगा, वो भी डरेगा और गुंडा राज पैदा हो जाएगा। इसलिए बर्दाश्त मत करो, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त मत करो। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मुखर होकर के बोलो, बर्दाश्त नहीं करना। तब दूसरे की भी, पड़ोसी की भी हिम्मत होगी, वो भी आपके साथ आवाज में आवाज लगा करके बोलेगा, तब इन भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद होगी। ये हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, डपटना पड़ेगा, तब पड़ोसी भी आपकी मदद के लिए आएगा और गुंडे के हौसले पस्त हो जाएंगे और ईमानदार लोगों का और एक अच्छा वातावरण बनेगा। ये बात हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भले ही आज जितनी संख्या में यहां बैठे हो, ये बात आप गांठ बांध लो और ये बात आम नागरिक को सुनाओ, उसको समझाओ कि क्यों भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हो, मेरे गाढ़े पसीने का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। मोदी जी ने एक काम और किया है। मोदी जी ने किया कि पहले हमारा कच्चा माल बाहर जाता था, अब उसको रोक दिया कि यहां कुटीर उद्योग स्थापित करो, उसके लिए जीएसटी में फायदा उसको दे दिया। यही नहीं, पहले हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर, हमारा वैज्ञानिक, हमारा बहुत जानकार प्रोफेसर, वो तैयार होकर के विदेश में चला जाता था। अब आपने कभी सोचा कि एक डॉक्टर को तैयार करने में उस परिवार का पैसा तो लगता ही लगता है, उससे 20 गुना अधिक पैसा सरकार का लगता है, आपका लगता है, क्योंकि कॉलेज बनानी पड़ती है, प्रोफेसर्स लगाने पड़ते हैं, लेबोरेटरीज देनी पड़ती है, सामग्री देनी पड़ती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं, वो सब आपके गाढ़े पसीने का पैसा है। और वो बाहर जाकर के हमारी प्रतिभा
फायदा दूसरे देश को दे, ये मोदी जी को स्वीकार्य नहीं था। मोदी जी ने कहा नहीं, अब हमारा वैज्ञानिक हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। तभी तो कैसे कैसे हमने शस्त्र तैयार कर दिए, ब्रह्मोस जैसे, चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। ये हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में करके दिखाया। अब हमारी प्रतिभा बाहर नहीं जाएगी, उस प्रतिभा का उपयोग हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि उसको तैयार करने में इस जनता का गाढ़ा पसीना का पैसा लगा है। ये मोदी जी ने व्यवस्था करी। अच्छा काम किया ना तो शाबाशी देनी चाहिए। इस बात का हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, कल के भारत का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो, तो एक बात का ध्यान रखो, स्वदेशी अपनाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दूसरे की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। अपना हित किसमें है, यह अपने आप को समझने की जरूरत है। यही आह्वान करने के लिए एक शपथ दिलाऊंगा मैं आप सबको, एक प्रतिज्ञा दिलाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी ये प्रतिज्ञा लें। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही थी, मैंने भी जैकेट उतार दिया। गर्मी आपको भी लग रही है, मुझे पता है। तो सर्वांगीण विकास करने के लिए, इस देश के आम आदमी को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी करना होता है, वो हमारे डबल इंजन की सरकार कर रही है। जब भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, तो आप सबको पता होगा कि उस समय बिजली नहीं मिलती थी। बिजली पैदा करने के प्लांट भी बंद हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने जाते जाते कोयले की जगह लिग्नाइट डाल दिया था, उसमें बिजली पैदा ही नहीं होती थी, कारखाने ठप हो गए। लेकिन भजनलाल जी ने कहीं से भी व्यवस्था करी, व्यवस्था करके बिजली दी। भजनलाल जी ने पेपर लीक के अपराधियों को गिरफ्तार किया, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया। भजनलाल जी ने 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया, पुलिस को मजबूत करने का काम किया, महिला पुलिस कर्मी को स्कूटी देने का काम किया, और बाकी पुलिस को और बोलेरो नई नई गाड़ियां देने का काम किया। अशोक गहलोत जी कहते हैं ना कि बोले शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे भाई गहलोत साहब, वो आपके समय में ठीक नहीं थी, हमारे समय में तो ठीक है। आपके समय में तो आप होटलों में बैठ करके अपने विधायकों के साथ बांधे रखने का काम करते थे, और आपके उप मुख्यमंत्री वो अपने समर्थक विधायकों को लेकर के बैठे रहते थे। आपने तो सेवा करने का काम ही नहीं किया। कांग्रेस के समय में पुलिस मार खा के आती थी, और हमारे समय में एक भी मामला ऐसा बता दे गहलोत साहब जिसमें अपराधी नहीं पकड़ा गया है, एक भी मामला नहीं बता सकते। जो भी अपराध हुए, सारे अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करने का काम किया। अरे गहलोत साहब बिहार में बोलते हैं कि हम नौजवान को लाए, क्या नाम है उसका, तेजस्वी। तो फिर राजस्थान में नौजवान को क्यों नकारा निकम्मा कह दिया भाई? राजस्थान में तो जो नौजवान था सचिन, उसको तो कहा ये निकम्मा है, नकारा है, और वहां जाकर के नौजवान की दुहाई दे रहे हो बिहार में। और हमारे यहाँ तो 74 साल के गहलोत साहब अभी भी दूध पीते हैं, कसरत करते हैं। दो दर्जे की बात नहीं चल सकती। बात करो तो सोच समझ के करो। एक बात करो, राजस्थान में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो कई बार कई प्रकार की बातें करते हैं। कभी तो पहले तो जादूगर कहलाते थे अपने आप को, जादूगर, और अब वो भविष्यवेत्ता भी बनने का काम कर रहे हैं। अरे जादूगर होते तो आपका राज जाता नहीं। क्यों ठग विद्या करने का काम करते हो भाई? सही धरातल पर आओ, सेवा करो। मैंने कहा कंपटीशन इस बात में कराओ कि ज़्यादा सेवा कौन करे, और ये यदि कंपटीशन अपन शुरू से करवाते तो आज हमारे देश में विकास की जरूरत नहीं रहती। हम सब विकास के लिए लगे रहते।
तो एक बात हम सबको समझनी होगी कि हम आज जो संकल्प मैं आपको दोहराना चाहता हूं, बैठे बैठे दोहराओगे या खड़े होकर के दोहराओगे? खड़े हो जाएंगे? तो फिर एक बार देश के हित के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और हम सबको ये संकल्प लेना है। मैं बोलूंगा, जब मैं कहूं कि मैं, तो आप अपना नाम बोलेंगे। हाथ आगे करें। मैं मदन राठौर आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन, कार्य एवं व्यवहार में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दूंगा। मैं अपने जीवन, कार्य और व्यवहार में स्वदेशी उत्पादों व सेवाओं को प्राथमिकता दूंगा। मैं भारतीय उद्योगों, कारीगरों, किसानों और उद्यमियों का सहयोग व प्रोत्साहन करूंगा। मैं समाज में वोकल फॉर लोकल का संदेश प्रसारित करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए हर परिस्थिति में स्वावलंबन का मार्ग अपनाऊंगा। मैं ये संकल्प करता हूं कि अपने आचरण, व्यवहार और कार्यों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय योगदान दूंगा। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऊर्जावान संबोधन हमें मिला। एक बार सब लोग बैठे, 5 मिनट और लेंगे आप, प्लीज 5 मिनट बैठे। 1 मिनट आप थोड़ा सा शांत रहें। मैं इस क्रम में हमारी विधानसभा से 2 आरएस में अभी जो एग्जाम हुए उनमें आरएस अधिकारी बने हैं, मैं उनका सम्मान करने के लिए मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा, हमारे अध्यक्ष जी से, सीएम साहब से, बाकी अतिथियों से, कि वो दोनों हमारे बीच में हैं, आप उनका सम्मान करें। हमारे आरएस अधिकारी होनहार इस फतेहपुर विधानसभा के हैं। मैं दोनों श्री डूलीचंद जी और राजीव जी ढाका को आमंत्रित करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और उनका सम्मान करें। संदीप जी ढाका, एक मिनट। हाँ, डूलीचंद जी हैं। स्वागत में क्या दे रहे सामग्री में भाई? दोनों हमारे आरएस में चयनित हुए अभ्यर्थियों का हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी द्वारा और डिप्टी सीएम साहब द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आपको ये सम्मान एक बार खूब जोरदार तालियों से, दोनों आरएस अधिकारी बने हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी साहब, और ये एक सौभाग्य है